मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 33वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये हमारा वीडियो लेक्चर एक्स रे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित है। और इसमें हम देखेंगे कि एक्स रे डिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसका क्या अर्थ है, ब्रैग्स कंडीशंस क्या हैं डिफ्रैक्शन के लिए और ब्रैग्स इक्वेशन क्या है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये इस वीडियो लेक्चर में, जो पहला वीडियो लेक्चर है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इसमें हमने शामिल किया है। तो आइए इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, एक्सरेज क्या होती हैं, उनको उत्पन्न कैसे किया जाता है, प्रोड्यूस कैसे करते हैं अपन, और इनका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है एक्सरेज का, और एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, ब्रैग्स कंडीशंस क्या होती हैं, और ब्रैग्स का जो इक्वेशन है, समीकरण है, उसका डेरिवेशन। तो एक्स रेस के बारे में आपको मालूम है और आपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा होगा कि इसकी खोज 1895 में जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेम रॉन्गटन ने की थी। और चूंकि खोज करने के बाद, या कहना चाहिए कि जो अचानक खोज हुई, एक्सीडेंटली जो खोज हुई, तो चूंकि उनका नेचर किस प्रकार का है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एक्स रेज की, जो या जो रेज निकल रही हैं उनकी, वो कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इनका नाम एक्स रेस रख दिया गया। परंतु बाद में 1901 में इस कार्य के लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और यहाँ पे देखिए, ये एक इमेज है जो उनकी वाइफ है, उसके बाएं हाथ का एक्सरे इम्प्रेशन है, उसकी एक्सरे इमेज है। और यहाँ देखिए जो रिंग है, अंगूठी, ये बड़ी साफ साफ इसमें एक्सरे का जो फोटोग्राफ है उसमें ये दिखाई दे रही हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं एक्स रेज की, तो जैसे दूसरे रेडिएशंस होते हैं, एक्स रेज भी मासलेस होती हैं, इनविजिबल होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं और एक स्ट्रेट सीधे रास्ते पर चलती हैं। इनके ऊपर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है और ना मैग्नेटिक फील्ड का। अगर इनकी वेवलेंथ को देखें तो वेवलेंथ इनकी बहुत कम होती है, और इसलिए आपको मालूम है कि अगर वेवलेंथ कम है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी और इसलिए एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं। चूँकि हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, एटम से जब टकराते हैं, जैसे मेटल एटम से टकराते हैं उदाहरण के लिए, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं और इसलिए ये आयनाइजेशन उत्पन्न करते हैं, एटम को आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। मेटल से या बोन्स के द्वारा ये रुक जाते हैं और इसीलिए इनका मेडिकल साइंस में उपयोग भी होता है। और जब कभी भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम किसी सॉफ्ट मेटल टारगेट से टकराती है तो एक्स रेज का प्रोडक्शन होता है, एक्स रेज उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए दिखाया गया है एक्स रेज कैसे उत्पन्न की जा सकती हैं। ये एक्सरे ट्यूब है और इसमें हाई वोल्टेज लगाया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये कैथोड है, इस कैथोड के ऊपर ऋणावेश होता है, हाई वोल्टेज, और ये टंगस्टन का फिलामेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो ये जाते हैं सीधे एनोड की तरफ, जो पॉजिटिवली चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया गया है, पोटेंशियल लगाया गया है। और ये इलेक्ट्रॉन जाके सीधे एनोड जो भी मेटल होती है उससे टकराते हैं, वहाँ आयनाइजेशन उत्पन्न करते हैं एटम्स का, और इस प्रकार से हाई एनर्जी रेडिएशंस निकलते हैं। और ये एनर्जी के जो रेडिएशंस हैं या जो एनर्जी निकलती है रेडिएशन के रूप में, इनको ही एक्स रेज कहा जाता है। तो मुख्य रूप से जो इसका सिद्धांत है, इस तरह से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। और उसकी वेवलेंथ ये डिपेंड करती है कि यहाँ पे जो एनोडिक मेटल ली है वो कौन सी मेटल आपने ली है, उस पर इसकी एक्स रेज की वेवलेंथ निर्भर करती है। सिग्निफिकेंस या इसके महत्व पे जाएं तो आपको मालूम है कि जो क्रिस्टली पदार्थ होते हैं, पदार्थ दो तरह के होते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टली। तो जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर, उनके संरचना के बारे में सारी जानकारी एक्स रेस के द्वारा प्राप्त की जाती है।
इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन्स का 3D स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, डीएनए का, आरएनए का, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके स्ट्रक्चर के बारे में वो भी एक्स रेज के द्वारा ही प्राप्त की गई है। और एक तरह से देखा जाए तो एक्स रेज ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके बीच के जो अंतर है, जो इनकी बाउंड्री है, इसको समाप्त कर दिया है। क्योंकि जो एक्स रेज हैं वो फिजिसिस्ट के द्वारा खोजी गई थी और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इनका केमिस्ट्री में होता है, मटेरियल साइंस में होता है और बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस भी हैं। इसी तरह से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ये डायग्नोस्टिक टूल है। जब कभी भी फ्रैक्चर होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है या किस तरह का फ्रैक्चर है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमको ये एक्सरे के द्वारा प्राप्त होती हैं और इसलिए हम एक्सरे निकलवाते हैं और इसीलिए इसको डायग्नोस्टिक टूल हम कहते हैं कि ये बड़ा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है। तो मेडिकल फिजिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में तो बड़े वास्ट एप्लीकेशंस हैं एक्सरेज के। यहाँ पे देखिए एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर की एक इमेज यहाँ पे आपको दिखाई गई है। अब हम आते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन होता क्या है। उसके पहले आप ये देखिए कि लाइट का डिफ्रैक्शन कैसे होता है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में या ऑप्टिक्स में कि अगर एक कांच की प्लेट हम ले लें और उसमें छोटी लाइनें पास पास बहुत सारी लाइनें खींच दी जाएं तो वो एक ग्रेटिंग की तरह कार्य करती है, तो उसको कहा जाता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जैसे आप देखिए सीडी, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, इस तरह का देखिए सीडी, तो सीडी में क्या होता है, बहुत पास पास छोटी छोटी लाइनें होती हैं, सर्किल्ड लाइनें होती हैं, गोल गोल लाइनें होती हैं और इनकी जो संख्या है 1 मिलीमीटर में कितनी होती है, 625। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 1600 नैनोमीटर इनके बीच की स्पेसिंग होती है। तो जब वाइट लाइट सीडी पे पड़ती है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको 7 रंग का स्पेक्ट्रम टाइप का या ऐसी इमेजेस, कलर्ड स्ट्रिप या पट्टियाँ प्राप्त होती हैं, दिखती हैं आपको। तो इसको कहा जाता है कि लाइट का डिफ्रैक्शन। तो लाइट जब पड़ती है तो वो डिफ्रैक्ट होती है इन लाइनों के द्वारा या ग्रेटिंग्स के द्वारा, तो ये कहलाता है जो प्रकाश है उसका डिफ्रैक्शन। इसी तरह से रेनबो, ये भी एक एग्जाम्पल होता है डिफ्रैक्शन का। प्रिज्म से अगर लाइट पास करते हैं तो 7 रंगों में वो डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो भी एक डिफ्रैक्शन का उदाहरण है। तो ये तो हो जाता है लाइट का डिफ्रैक्शन। अब हम ये देखेंगे कि क्या लाइट की तरह एक्स रेस का भी डिफ्रैक्शन होता है कि नहीं। तो मैक्स वॉन लॉवे ने बताया 1912 में कि जैसे ग्रीटिंग्स के द्वारा लाइट का डिफ्रैक्शन होता है, उसी तरह से जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टली सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो भी एक्स रेस को डिफ्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्सरे डिफ्रैक्शन की जो घटना है ये शुरू होती है। अब अगर आप क्रिस्टल्स को देखें, जैसे ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो यहाँ पे आप देखिए ये कहलाते हैं एटॉमिक प्लेन। ये देखिए एक तलीय है, एक तलीय है, एक तलीय है। तो क्रिस्टल में क्या होता है, ये एटॉमिक प्लेन्स होते हैं। ये उसी तरह के एटॉमिक प्लेन होते हैं जिस तरह से सीडी में लाइनें होती हैं। तो सीडी में क्या होता है, सीडी में लाइनें होती हैं, उनके द्वारा लाइट का डिफ्रैक्शन होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ में क्या होता है, इसको हम मान सकते हैं कि ये भी एक ग्रेटिंग की तरह कार्य करेगा, क्योंकि ये भी एटॉमिक लेयर है, ये भी एटॉमिक प्लेन है, ये भी एटॉमिक प्लेन है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि डिफ्रैक्शन के लिए कि एक्स रेस का अगर डिफ्रैक्शन होना है मान लीजिए, तो दोनों एटॉमिक प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसी ऑर्डर का होना चाहिए जिस ऑर्डर की एक्स रेज है, मतलब 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो एक्स रेस की जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है वही एटॉमिक प्लेन के बीच का जो अंतर है, डिस्टेंस होता है, वो उससे कंपेरेबल होता है या उसी ऑर्डर का होता है। इसलिए जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं या जो क्रिस्टलाइन प्लेन होते हैं क्रिस्टल्स के, वो एक्स रेस का डिफ्रैक्शन कर देते हैं।
एक्सरे डिफ्रैक्शन में दो नाम बड़े ऑनर के साथ लिए जाते हैं, सर W.H. ब्रैग और उनके जो पुत्र थे W.L. ब्रैग, W.H. ब्रैग एंड W.L. ब्रैग। ये दोनों पिता पुत्र ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे ही काम किया था और 1913 में इन दोनों को 1915 में फादर एंड सन दोनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये बड़ा रेयर एग्जाम्पल है जहां पिता और पुत्र दोनों को नोबेल प्राइज मिला। और मुख्य रूप से क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टली पदार्थ हैं, जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर किस तरह से निकाला जाता है और उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है एक्सरेज के द्वारा या एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा, उस पर आपका बहुत काम था और इसीलिए उनको इस पर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब हम आते हैं ब्रैग्स कंडीशन पे। तो W.L. ब्रैग्स ने बताया कि जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, देखिए ये मिरर है और ये यहाँ से इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड बीम है उसकी, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ये थीटा। तो जिस तरह से मिरर एक्स रेस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी तरह से जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके तल, उनके प्लेन भी या उनके फेस भी क्या करते हैं, एक्स रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स रेज उसी तरह से रिफ्लेक्ट हो रही हैं जिस तरह से ये लाइट हो रही है, और यहाँ पे इसको कहा जाता है ग्लांसिंग एंगल। इसको क्या कहते हैं अपन, ग्लांसिंग एंगल। और आपको मालूम है कि एक्स रेज के डिफ्रैक्शन के लिए ये जरूरी है कि जो एटॉमिक प्लेन हैं उनके बीच की दूरी एक्स रेज की वेवलेंथ से कंपैरेबल होना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं कि ब्रैग्स का जो इक्वेशन है या ब्रैग्स ने जो नियम दिया, समीकरण दिया, उसको हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करिए, केवल अपन दो एटॉमिक प्लेन लेंगे, एटॉमिक प्लेन नंबर 1 और ये है एटॉमिक प्लेन नंबर 2। यहाँ से देखिए एक्स रे 1 आती है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये एक्स रे की दूसरी बीम आती है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो थीटा है ये ग्लांसिंग एंगल कहलाता है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद ये भी थीटा है, ये दोनों इक्वल होंगे। और तो ये रे 1 हो गई, ये रे 2 हो गई, ये इंसिडेंट एक्स रेज हैं, और यहाँ पे ये जो है ये डिफ्रैक्टेड है। ये एटॉमिक प्लेन नंबर 1 हो गया, ये एटॉमिक प्लेन नंबर 2 हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला और इसको DA लिखा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला C इस रे के ऊपर DC, और ये जो दोनों प्लेन हैं इनके जो बीच की दूरी है इसको हम स्मॉल d कहेंगे। ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, दो एटॉमिक प्लेन्स के बीच की ये, या दो क्रिस्टली प्लेन के बीच की ये दूरी है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको अपन ने d लिखा हुआ है, और अब पहली जो रे है यहाँ से चलती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरी जो रे है वो यहाँ से चलती है और पॉइंट B से रिफ्लेक्ट होती है। तो पहली वाली रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, रे नंबर 1, और रे नंबर 2 यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। इस प्रकार दोनों जो रे हैं अगर इनके द्वारा चली गई दूरियों को अपन कंपेयर करें, ये देखें, तो आप देखेंगे कि जो दूसरी रे है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बजाय रे 1 के। और कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये A, B और C, इसको रेड से दिखाया है यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। चूँकि ये और ये 90 डिग्री का कोण है और ये एंगल और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, इसलिए ये थीटा इसके बराबर होगा, ये थीटा इसके बराबर होगा, और ये दोनों थीटा आपस में इक्वल हैं। तो इस प्रकार जो रे 2 है वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है या ट्रेवल कर रही है, AB प्लस BC। तो रे 1 की तुलना में जो रे 2 है वो एक एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करती है, AB प्लस BC, और इसको कहा जाता है पाथ डिफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। अब देखिए हमको पाथ डिफरेंस निकालना है कि AB और BC का मान कितना है।
तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ए पे, यहाँ से सी पे डाला। इस प्रकार से अब दो ट्रायंगल हो गए। पहला ट्रायंगल हो गया, आप देखेंगे अगर ए बी डी, ये दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी डी, तो ये ट्रायंगल हो गया ए बी डी, ये थीटा है। इसका साइन थीटा अगर आप निकालेंगे, इसका साइन निकालेंगे आप, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन ये डायगोनल मतलब डी। तो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी, या ए बी बराबर हो जाएगा डी साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल से हमने ए बी का मान निकाल लिया डी साइन थीटा। अब दूसरा ट्रायंगल आप लीजिए, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बी सी डी। इस बी सी डी में भी देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। इसका भी अगर आप साइन लेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा बी सी, मतलब सामने की जो ये भुजा है बी सी अपॉन डी, डी मतलब ये कर्ण डायगोनल। तो इसलिए बी सी बराबर हो जाएगा डी साइन थीटा। तो ये दो इक्वेशन हो गए हमारे पास। एक इक्वेशन हो गया ए बी इक्वल्स टू डी साइन थीटा, एक हो गया बी सी इक्वल्स टू डी साइन थीटा। और ए बी प्लस बी सी को अगर हम टोटल लेते हैं, योग करते हैं इनका, तो ये कहलाता है टोटल पाथ डिफरेंस। तो अगर ए बी बी सी के मान आप रखेंगे तो हो जाएगा 2d साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब जो रेज 1 और रेज 2 हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपस में उत्पन्न करेंगी। दो रेडिएशन या दो रेज अगर फेज में होती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और आउट ऑफ फेज होती है, पढ़ा होगा आपने, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये रे 1 और 2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब उत्पन्न करेंगी, जब वो ब्रेग्स कंडीशंस को ओबे करेंगी। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो पाथ डिफरेंस है, मतलब जो रे 2 ने एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है, वो वेवलेंथ का, एक्स-रे की वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। तो पाथ डिफरेंस लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि प्लेन नॉर्मल। प्लेन नॉर्मल का मतलब होता है क्रिस्टल के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर डालें प्लेन के ऊपर, तो ये कहलाता है प्लेन नॉर्मल। और आप देखिए यहाँ से, ये यहाँ से रे जाती है एक्स रेज की, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इनके बीच के जो एंगल है, इसको अगर बाइफरकेट करें, हम डिवाइड करें, तो ये जो लाइन है ये भी परपेंडिकुलर होगी क्रिस्टल के ऊपर, और इसको कहा जाता है डिफ्रैक्शन वेक्टर। तो प्लेन नॉर्मल और डिफ्रैक्शन वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो ये कहलाती है ब्रेग्स कंडीशंस। तो ब्रेग्स कंडीशन का मतलब होता है कि जो पाथ डिफरेंस है वो लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, इसके अलावा जो प्लेन नॉर्मल है, मतलब क्रिस्टल का जो परपेंडिकुलर है, और जो इंसिडेंट एक्स रेज हैं और जो डिफ्रैक्टेड एक्स रेज हैं या रिफ्लेक्टेड एक्स रेज हैं, अगर इनको बाइसेक्ट करते हैं एक परपेंडिकुलर, तो ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो ये डिफ्रैक्शन वेक्टर कहलाता है, ये प्लेन नॉर्मल। और ये कैसे होना चाहिए, ये आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो क्या होता है, जो दोनों रेज हैं रे 1 और रे 2, ये आपस में मिलकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उत्पन्न करेंगी। तो ब्रेग्स कंडीशन अगर फॉलो होती है तो पाथ डिफरेंस ए बी प्लस बी सी मतलब 2d साइन थीटा का मान लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि एन लेमडा शुड बी इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस 2d साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, एन लेमडा के। तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। ये कहलाता है ब्रेग्स का इक्वेशन। यहाँ लेमडा एक्स रे की वेवलेंथ है, डी क्या है, दोनों एटॉमिक प्लेन के बीच की दूरी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जैसा आगे देखेंगे हम। थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है या ग्लांसिंग एंगल कहा जाता है, और एन है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। अगर n बराबर 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन बोलेंगे, n बराबर 2 होगा तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इसकी सहायता से जो क्रिस्टल के पैरामीटर्स हैं, उनके प्लेन्स की लोकेशन है, इसके गणना इस इक्वेशन की सहायता से की जाती है। तो ब्रेग्स इक्वेशन और ब्रेग्स कंडीशन और एक्स रे डिफ्रैक्शन
के बाद अब जो अगला वीडियो लेक्चर होगा इसके कंटिन्यूएशन में ही हम देखेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल्स। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन की सहायता से जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर की एनालिसिस कैसे की जाती है और कौन कौन सी मेथड्स हैं, तो ये हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, ये उसमें ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। और हिंदी में चूँकि इस पूरी केमिस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।